स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो याद है क्या बात हुई थी हमारी? पिछली वीडियो में हमारी बात हुई थी कि हम आज करेंगे 2 कॉलम कैश बुक, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, 1 कॉलम कैश बुक विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक, है ना, जहाँ पर एक ही कॉलम होता है सिर्फ कैश का। लेकिन क्या कैश के जैसी कोई और चीज़ है जिसको आप अपना कैश ही मान के चलते हो? जी बिल्कुल है, और वो कौन सी है? आपका बैंक बैलेंस। ऐसे होता है ना कि जो आपकी जेब में पड़ा है आप उसको बोलते हो कि मेरा पैसा है, तो जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है उसको भी तो आप ये बोलते हो कि मेरा पैसा है ना। तो इसीलिए आपके जो दोनों टाइप ऑफ पैसे हैं आज हम उनके बारे में एक साथ में बात करने वाले हैं कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए, एक साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। कौन से स्टेट से हो लिख देना, नाम अपना लिख देना, सो दैट वी गेट टू नो कि हम राइट ऑडियंस के साथ हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलो बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम कैश बुक बेसिकली इज अ कैश बुक जहां पर एक साथ दो अकाउंट्स को, यानी दो टाइप के अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है। एक होता है हमारा कैश अकाउंट और एक होता है हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी यहाँ पर कैश अकाउंट को भी मैनेज किया जा रहा है और हमारे बैंक अकाउंट को भी मैनेज किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं कि ये कैसे हो रहा है एक ही साथ, तो इसका सिंपल सा मतलब ये देखो आप कि जो पैसा आपकी जेब में पड़ा है वो आप वहां से पेमेंट करते हो, कर सकते हो, और कई बार आप अपने बैंक अकाउंट में से भी पेमेंट करते हो, यानी जो यूपीआई वगैरह यूज कर रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। तो यानी ये जो पैसा कहीं आपका कैश यूज हो रहा है और कहीं आपका बैंक यूज हो रहा है, और इन बोथ दी कंडीशन ये क्या है, ये आपका ही तो पैसा है। दिस इज ऑल योर्स मनी, राइट? तो सिंपली क्या है कि अब यहाँ पर दो अलग अलग अकाउंट बनाए, यानी कि एक बार कैश अकाउंट बनाए, एक बार बैंक अकाउंट बनाए। इतनी झंझट क्यों पालनी है? तो व्हाई नॉट टू मेंटेन बोथ द अकाउंट्स इन अ सेम बुक, दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। यानी यहाँ पर पैसा अगर बैंक से जाएगा तो भी कंसिडर किया जाएगा, कैश के फॉर्म में जाएगा तो भी कंसिडर किया जाएगा, और दोनों सेम नेचर के होते हैं। दोनों के दोनों बाय नेचर क्या है? एसेट है, और एसेट का रूल तो सेम ही लगता है क्या? अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो यही वाला रूल आपको ध्यान में रखना है। तो कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, ऑल सॉर्टेड, बिल्कुल सिंपल है। बात समझ में आ रही है? तो ये कैश बुक बेसिकली इज अ टी शेप अकाउंट वेयर एक साथ टू अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड, टू अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड, यानी एक साथ दो अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, एक आपका कैश, एक का आपका बैंक। तो इसमें आपको ये देखना है कि एक साथ आपको ये देखना है कि आपका कैश बढ़ रहा है तो भी कंसिडर करना है, बैंक बढ़ रहा है तो भी कंसिडर करना है, कैश कम हो रहा है तो भी कंसिडर करना है, बैंक कम हो रहा है तो भी कंसिडर करना है। बस ये ध्यान रखना, यही फर्क होता है सिंगल कॉलम कैश बुक में और डबल कॉलम कैश बुक में। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में बात की थी, वहां पर बैंक का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पर कैश का भी नामो निशान है और बैंक का भी नामो निशान है, यानी कि दोनों को कंसिडर करके और दोनों को अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या बनता है? फॉर्मेट ठीक है आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी आ जाएगी ये। फिर आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखते हो? पर्टिकुलर्स में आप लिखते हो नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज अफेक्टेड कैश और बैंक। आप ये ध्यान रखना, अभी इसके ऊपर एक अच्छी खासी चर्चा होने वाली है हमारी। ठीक है, कि गलती कहाँ होती है? गलती होती है अकाउंट का नाम लिखने में, कि कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, बिल्कुल ठीक है, किसकी वजह से अफेक्ट हुआ? बैंक अकाउंट अफेक्ट हुआ, ठीक है, किसकी वजह से हुआ? तो दोज अकाउंट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड आर रिकॉर्डेड हियर ओनली। हम क्या करते हैं, कई गलती जो बता रहा हूं बच्चों की वो ये होती है कि वो कैश अकाउंट में यहाँ कैश बुक बना रहे हैं और यहाँ पे लिख दिया, कैश में लिख दिया टू कैश और कैश को बढ़ा दिया। अरे भाई, कैश बुक में कैश कॉलम कैश की वजह से कैसे बढ़ सकता है? कैश कॉलम कैश बुक से ही कैसे बढ़ सकता है? खुद बताओ जरा। बैंक में पैसा अगर आ रहा है तो बैंक में पैसा किसी की वजह से आ रहा होगा ना, तो जिसकी वजह से आ रहा है दैट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी अकाउंट को मेंटेन करते हो, किसी अकाउंट को फॉर्म करते हो, बनाते हो, तो वो अकाउंट खुद की वजह से कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। और यही बात आपको ध्यान रखनी है, और यही सबसे ज्यादा द मोस्ट कॉमन एरर मेड बाय द स्टूडेंट्स ये होता है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर कैश बढ़ रहा है तो वो कभी कैश की वजह से नहीं बढ़ सकता। या तो आपको राम ने दिया होगा, श्याम ने दिया होगा, मोहन ने दिया होगा, सोहन ने दिया होगा, कहीं से इनकम आई होगी, तो वो रीजंस यहाँ पर आएंगे। समझ गए? और ऐसे बैंक अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो खुद की वजह से ना तो बढ़ सकता है ना तो खुद की वजह से कम हो सकता है। तो जिसका भी अकाउंट बनाते हो आप,
वो खुद की वजह से ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही है सबसे कॉमन एरर जो करते हैं स्टूडेंट्स और यही नंबर कट जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो फिर आ जाता है हमारा इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेजर फॉलियो, फिर आता है हमारा कैश और बैंक। अब देखो दो दो कॉलम है एक साथ, कैश का कॉलम भी और बैंक का कॉलम भी, यानी कि आपको कैश और बैंक दोनों को साथ लेके चलना है। ट्रांजैक्शन में देखना, अगर कैश है तो आप उसको कैश कॉलम में डाल दोगे और अगर बैंक है तो आप उसको बैंक कॉलम में डाल दोगे, ध्यान रखना। ये सेम चीज़ है, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक, कैश का डिक्रीज और बैंक का डिक्रीज, ये दोनों कहाँ दिखा दिए जाएंगे, क्रेडिट साइड में, और इंक्रीज कहाँ दिखा दिए जाएंगे, डेबिट साइड में, बात खत्म, ठीक है। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है, फॉर्मेट बिल्कुल सॉर्टेड है, जैसे करता है वैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक साथ दो दो चीज़ें मेंटेन करनी है, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी गेम्स खेल रहे हो यार, एक साथ पता नहीं कितनी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, और ज़्यादा मुश्किल है नहीं वैसे ना, मैनेज एक साथ दो अकाउंट मैनेज करो, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बस ये समझ लो कि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अपना खुद का घर मैनेज कर रहे थे, अब उसका भी मैनेज करना है, और ज़्यादा स्माइल करने की जरूरत नहीं है, समझ तो तुम गए होगे, ठीक है। तो एनीवेज अब भाई बड़े हो गए हो, 11th क्लास में पहुंच गए हो, यू गाइस आर सीनियर इनफ। तो एनीवेज अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ठीक है। देखो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन में आता है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहले बोला है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। देखो बच्चों आप इसमें कोई गलती ना करो, इसलिए हमने ये किया है कि यहाँ पर ये सबकी ट्रांजैक्शंस हम आपको दिखा के चलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करनी है, रफली कर लेना, जल्दबाजी में करना, जल्दी में करना, ठीक है, लेकिन समझने के लिए करना है आपको। अगर फॉर्मेट आउट बना के करने की कोशिश करो तो वो मत करना, क्योंकि आपको कैश बुक का क्वेश्चन करना है, जनरल का क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन जर्नल इसका रास्ता है, वो आपको बताएगा कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे चलना है, ये करना है। तो जर्नल इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अकाउंट में राइट अकाउंट का नाम पोस्ट करने में गलती ना कर दो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कैश इन हैंड की और कैश एट बैंक की, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेज है, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंसेज। तो ये अपने अपने अकाउंट में जाएंगे और सीधा पुट कर दिए जाएंगे, कहाँ पर, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, तो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो क्या होगा, ये रही मेरी कैश बुक, ठीक है, किस साइड जाना चाहिए, डेबिट साइड। तो कितनी तारीख की ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है आपकी 1 मार्च की है, ठीक है। 1 मार्च को कैश हम इन हैंड कितना है हमारा, कैश इन हैंड है 20 और कैश एट बैंक है 25। चलो देख लेते हैं जरा। तो ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा से कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। तो क्या होगा, मार्च है हमारा, मार्च 1 क्या है, टू बैलेंस BD, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, कैश में कितना है 20,000 और बैंक में कितना है 25,000। बस पहली एंट्री आपकी ये होती है। जो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स होते हैं वो डेबिट साइड में जाते हैं और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज होते हैं वो क्रेडिट साइड में जाते हैं। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कैश बुक में किसकी बात कर रहे हैं, एक तो हम कैश की बात कर रहे हैं और एक हम बैंक की बात कर रहे हैं, जो कि दोनों की दोनों हमारे लिए क्या होती हैं, एसेट होती है। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों बढ़ रही हैं तो दोनों चले जाएंगे डेबिट साइड में, पहली ट्रांजेक्शन होगी। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, श्योर है ना। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड में ले, जो हमारे ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में कर दिया। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने क्या करना है, थोड़ा सा शांत रहना है, शांत रह के सोचना है और समझ के जर्नल एंट्री पास कर देनी है रफली। स्टार्टिंग में आप टाइम ले लो, स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन जर्नल एंट्री के साथ ही कर दो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे बॉट गुड्स फॉर कैश, तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, इसकी ट्रांजेक्शन होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो ऐसे एक पन्ना लेके साइड में बैठ जाना, आ रही बात समझ में, क्योंकि वहां पे मेंशन मत करना, बहुत घिचपिच हो जाएगा, वो नहीं करना आपको। एक रफ शीट लेके बैठ जाना साथ में और साथ में ये एंट्रीज करते चलना। अब देखो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, परचेज की वजह से। तो मैंने क्या बताया कि कैश बुक में, कैश कॉलम में कैश का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि कैश खुद की वजह से बढ़ेगा नहीं और खुद की वजह से घटेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, परचेज की वजह से। तो ये जो वजह है ना, ये जो रीजन है वो जाएगा परचेज अकाउंट में आपके क्रेडिट साइड में। यानी आप करोगे यहाँ पर क्या, 2 मार्च को, आपका मार्च 2 की बात है, क्या होगा, बाय, आपका कैश क्योंकि कम हुआ है तो बाय परचेज अकाउंट आप डाल दोगे कैश में कमी, कितने की, कितने का था भाई परचेज, कितने का था, एनीवेज ये देखते हैं 10,000 की, ठीक है। तो 10,000 की हमारी परचेज थी और यहाँ पर 10,000 आएंगे कैश में। अब देखो ध्यान से जरा, अभी तक भी ना बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और आपको क्या बताया मैंने, हर ट्रांजैक्शन में दोनों को देख के चला है कि किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कैश में परचेज थी
तो इसका सिर्फ जो होगा कैश कॉलम उसमें डाला जाएगा इसको, बैंक कॉलम से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप एक साथ एक ही जगह पे, क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में, कैश भी आपका ही पैसा है, बैंक भी आपका पैसा ही है, तो आप दोनों को एक साथ मैनेज करके चल रहे हो, और ऐसा होता है एक्चुअली में। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं भी अपने फ़ोन में ना नोट्स बनाता हूँ। क्या नोट्स बनाता हूँ कि डेली के मेरे कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मेरा कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, तो आई नीड टू नो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मुझे ज़रूरी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, नोट बना लेता हूँ, और बाय द एंड ऑफ द डे मैं सारा का सारा लिख देता हूँ कि आज मेरा इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ, इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से इनफॉर्मल कैश बुक मैनेज कर रहा हूँ, इनफॉर्मल कैश बुक मैनेज कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि आप जो कर रहे हो फॉर्मल तरीके से कर रहे हो। आ रही है समझ में? ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी खुद की डायरी मेंटेन करते हैं, है ना, कि भाई कितना कितना पैसा मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है, मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करते हैं ऐसा। आ रही है समझ में? तो सिमिलरली आप भी इतना ही कर रहे हो कि आपका कैश और बैंक के थ्रू कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, आप उसको मैनेज कर रहे हो इस अकाउंट में। इस अकाउंट का नाम क्या है? कैश बुक। और कैश बुक में आप एक साथ दो चीज़ मैनेज करके चल रहे हो, आप कैश कॉलम को भी मैनेज कर रहे हो और आप बैंक कॉलम को भी मैनेज कर रहे हो। बस इतना सही काम है। फर्क समझ में आया दोनों में? ठीक है, तो है दोनों सेम ही चीज़, दोनों आपके लिक्विड एसेट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों को साथ मैनेज करके चल रहे हैं। अब चलते हैं हम अगली एंट्री पे। अगली एंट्री हमारी 5 तारीख को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 11,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 11,000। तो अब एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री क्या होगी? चलो ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जनरल एंट्री आपको दिख जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स आपने बेचे हैं तो आपके पास कैश आ गया होगा, ठीक है, और वो किसके थ्रू? सेल्स के थ्रू। तो आपका कैश बढ़ा, किस वजह से बढ़ा? सेल्स की वजह से बढ़ा। तो जो वजह है ना, दैट रीजन अकाउंट, वो आप डालोगे कैश बुक में। ठीक है, तो कैश यहाँ पर आपका बढ़ा है, कितने से बढ़ा है भाई? कैश आपका बढ़ा है 11,000 से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डालोगे 5th ऑफ मार्च को टू सेल्स अकाउंट। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही एक गलती है जहाँ आप कर सकते हो, वरना गलती नहीं होगी। कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो कैश सेल्स अकाउंट की वजह से हमारा कैश क्या है? इंक्रीज हुआ है। कैश क्या हुआ है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई? 11,000 रुपये बढ़ा है, 11,000 दैट इज। ठीक है, 11,000 बढ़ गया। ठीक है, और कैश अभी भी बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों हमारी? अगली ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम श्री जी ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन श्री जी फ्रॉम श्री जी ऑन क्रेडिट। ये सुनते के साथ तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। ठीक है, क्रेडिट हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक। कैश बुक में क्या है? कैश में कैश आएगा तो रिकॉर्ड होगा, कैश जाएगा तो रिकॉर्ड होगा, बैंक बढ़ेगा तो रिकॉर्ड होगा, बैंक घटेगा तो रिकॉर्ड होगा। उधार का कहाँ स्कोप है? डेटर कहाँ से आ गए यहाँ पर? है उधार में बेचा है, तो यहाँ पर एक ऐसी ट्रांजैक्शन की बात चल रही है जहाँ पे ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है। तो वेयर देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, व्हाई शुड इट बी रिकॉर्डेड? इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो इसकी होगी नो एंट्री। इसकी कोई एंट्री आपको नहीं करनी है। अगला आता है पेड टू श्रीजी बाय चेक। श्रीजी को आपने चेक से पे किया, कितना? ये 10,000 वाला ना, वो जो सामान खरीदा था श्रीजी से, अब उसकी पेमेंट कर दी कितनी? 10,000 रुपये। किससे पे किए? चेक से पे किए। ठीक है भाई, तो अब देखें जरा, अब क्योंकि आपने श्रीजी को पे कर दिया चेक से, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लो। पहले चेक से पे किया है तो क्या हुआ होगा? आपकी एक लायबिलिटी कम हुई होगी। किसकी? श्रीजी की। तो श्रीजी जो आपके हैं, ठीक है, श्रीजी, ठीक है, तो अब आपने श्रीजी को पेमेंट कर दी। अब श्रीजी को पेमेंट करी है तो 10,000 रुपये श्रीजी नाम की जो आपकी लायबिलिटी थी क्रेडिटर की, वो कम हो गई। और एट द सेम टाइम आपका चेक से पेमेंट किया ना आपने, तो आपका बैंक अकाउंट भी कम हो गया। समझ रहे हो? तो जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? श्रीजी टू बैंक। जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? श्रीजी टू बैंक। कितनी तारीख को? 15 तारीख को। देखो दिखा देता हूं पर, श्रीजी टू बैंक कितने? 15। यहाँ पर अमाउंट गलत हो गया। हाँ सही है, 10 जारी था, तो ये कितना हो गया हमारा? 10,000। 10,000 की पेमेंट हमने कर दी किसको? श्रीजी को। क्या हुआ है? बैंक आपका डिक्रीज हुआ है, और बैंक का कॉलम आपके पास है, आपके कंट्रोल में है। कितनी तारीख को? 15 तारीख को। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा एक और बार। तो 15th ऑफ मार्च को क्या हुआ है? बाय आपका ये जो बैंक है ना, बैंक कॉलम ये वाला, ये आपका कम हुआ है कितने से? 10,000 से। कितने से? 10,000 से ये कम हुआ है। किसकी वजह से? बाय श्रीजी। ठीक है, बाय श्रीजी 10,000 से आपका बैंक कॉलम कम हो गया। समझ में आया?
जिसका जो भी बढ़े या जो भी कम हो, अपनी वजह से नहीं बढ़ेगा, अपनी वजह से नहीं घटेगा, ये गलती आपको नहीं करनी। मैं बार बार ये बोलता रहूँगा पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि यही एकमात्र गलती है जो ज़्यादातर होती है बच्चों से। ज़्यादातर अकाउंट नहीं समझ में नहीं आता कि कौन सा अकाउंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक सेकेंड रुकना जरा स्टूडेंट्स, पेन आई नीड टू, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 15 तारीख के बाद। 15 के बाद अगली बारी आती है 16 तारीख को, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से विड्रू किया है किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। अभी जो पैसा विड्रॉ करना, पैसा निकालना है, दो तरीके से होता है। एक ही हो सकता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और एक होगा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना है। यहाँ पर अगर कभी भी ध्यान रखना, अगर विड्रॉ किया गया है ऑफिस यूज के लिए, तो इसका इफेक्ट देखो आप जरा। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि पैसा बैंक से कम हुआ और वही पैसा कैश की फॉर्म में कंपनी में आ गया। यानी बिजनेस में, कंपनी में क्या, बैंक कम हो गया, कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो बढ़ गया। क्योंकि किसके लिए खरीदा गया, किसके लिए निकाला गया? ऑफिस यूज के लिए। किसके लिए? ऑफिस के लिए। तो जब भी ऑफिस यूज के लिए निकाला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैंक आपका कम होगा, बट वही पैसा ऑफिस में आ गया, तो ऑफिस में आप कैश आपका बढ़ जाएगा। यानी जो दो अकाउंट आप बना रहे हो वो दोनों इन्वॉल्व हो गए। और एक क्या हो सकता है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो जब पर्सनल यूज के लिए है तो बैंक से पैसा निकला तो है लेकिन ऑफिस तक नहीं पहुंचा है। बैंक से पैसा निकला है लेकिन ऑफिस में नहीं पहुंचा है, तो इस केस में एक ही अकाउंट इफेक्ट होगा, सिर्फ बैंक अकाउंट। समझ में आई बात? ध्यान रखना। लेकिन यहां पर क्या होगा, दोनों अकाउंट इफेक्ट होंगे। और जब भी जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश साइड पे और बैंक साइड पे, कैश कॉलम पे बैंक कॉलम दोनों पे इफेक्ट पड़े, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली इज द एंट्री दैट अफेक्ट्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अकाउंट, ऑफ दिस कैश बुक, कैश एस्पेक्ट एज वेल एज बैंक एस्पेक्ट, ये दोनों को इफेक्ट करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो ध्यान से जरा, 16 तारीख की एंट्री क्या है, कैश आपका बढ़ गया है और बैंक आपका घट गया है, और जो आप बुक बना रहे हो उसमें कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है, यानी आपको दोनों को दिखाना पड़ेगा। कितने रुपए से? 500 रुपये से। कितनी तारीख को? 16 तारीख को। चलो देख लेते हैं जरा फिर यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, 16 मार्च को क्या होगा, आपका कौन बढ़ा है, बिजनेस में कैश आया है, तो कैश आपका बढ़ेगा कितने से? 500 रुपये से। लेकिन ये कैश किसकी वजह से बढ़ेगा? बैंक की वजह से। तो टू बैंक अकाउंट। अब आप बोलोगे, एक बार को बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने तो बोला था कि जिसकी बुक बना रहा है उसका नाम नहीं आता। बिल्कुल सही कहा था मैंने, मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बैंक का कॉलम लिखा, बैंक लिखा है, तो बैंक की वजह से कैश बढ़ा है, तो मैंने कैश वाले एस्पेक्ट को दिखाया यहाँ पर। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बैंक दिखाया, बैंक से कैश इफेक्ट हो रहा है, यानी कैश का अकाउंट बढ़ा है, कैश का कॉलम बढ़ा है बैंक की वजह से, और बैंक रीजन है। और दूसरी तरफ आऊँगा सेम डेट पे 16 को ही, तो क्या होगा, बाय। अब आपका बैंक क्या हुआ है, कम हुआ है ना, कैश बढ़ा है, बैंक कम हुआ है। बैंक कितने से कम हुआ है? 500 रुपये से, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि जिसका भी अकाउंट बनाओ उसका नाम नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। बैंक कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से होगा? टू बाय कैश की वजह से होगा। समझ में आया? और ये आपकी क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ सी लिखना मत भूलना, ये कॉन्ट्रा एंट्री। जहाँ भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी उसके सामने जो एलएफ का कॉलम होगा ना, उसके अंदर सी लिख देना, सो दैट इट क्लियर हो जाए। सी सिंप्लाइज कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री से, ठीक है। गलत सेंस में मत ले जाना चाहिए, ठीक है। अगला, एनीवेज बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब अगला आता है हमारा मशीनरी परचेज। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश, यानी कैश में मशीनरी खरीदी गई है। तो अगर आपने कैश में मशीनरी खरीदी है विच इज कॉस्टिंग 2000, तो क्या होगा, अब नॉर्मल से एंट्री देखना आप। अब मशीनरी परचेज करोगे कैश में, तो क्या इफेक्ट होगा भाई, एक आपकी मशीनरी बढ़ेगी और आपका कैश कम हो जाएगा, दोनों एसेट है। तो जनरल एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, किसकी वजह से हो रहा है, मशीनरी की वजह से, है ना। कितने? 2000। कितनी तारीख को? 19 तारीख को। देखो 19 तारीख की जनरल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में बनाना है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि साथ में एक पेज लेके जरूर बैठना, हर ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री लिख लेना है एक बार स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में, ताकि आपको आदत पड़ जाए और फटाफट आप इसको आइडेंटिफाई करने लग जाओ। ये अकाउंट लिखने वाली गलती ना करो, क्योंकि इस जनरल एंट्री को करके दिखाने का एकमात्र पर्पस यही है कि आप अकाउंट का नेम ऑफ द अकाउंट लिखने में गलती ना करो, और ये गलती होती है,
ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश आपका कम हुआ है यानी क्रेडिट साइड में एंट्री होनी चाहिए, और किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। तो क्या होगा, 19 तारीख की एंट्री में ले लेता हूँ यहाँ पर, 19 को क्या होगा, बाय मशीनरी अकाउंट की वजह से कैश वाला जो कॉलम है वो आपका डिक्रीज होगा बाय 2000 रुपीज़, बाय 2000। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 19 के बाद 20 तारीख की एंट्री है, और 20 तारीख की एंट्री क्या है, पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये कैश में दी गई है, ठीक है, बाय इन कैश। तो आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस दी है, अब ये क्या होगा, वेजेस ही होगा ना, क्या होगा, वेजेस नहीं, ये होगा बिल्डिंग। Whenever we make expenses on acquiring or making of an asset, that is taken to that assets account only. जब कभी भी आप किसी एसेट को बनवाने में या एसेट को खरीदने में उसके ऊपर कोई खर्चा करते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जाता है, उसी अकाउंट में जाता है, किसमें, जिस एसेट को आपने बनवाया है, जिस अकाउंट पे एसेट पे आपने खर्चा किया, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपने वेजेस दी है बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो आपका बिल्डिंग ही बढ़ेगा, आपकी बिल्डिंग बढ़नी है और कुछ नहीं बढ़ना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो जनरल एंट्री इसकी बनेगी, आपकी बिल्डिंग बढ़ेगी, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया है ना जेब से, कैश, तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री कहाँ होनी चाहिए, क्रेडिट साइड में, डिक्रीज हो रहा है, और किसकी वजह से होगा, बिल्डिंग की वजह से। कितनी तारीख को हो रहा है ऐसा भाई, 20 तारीख को हो रहा है, और 20 तारीख को कितने, 1000 रुपये से देख लेते हैं जरा, 19-20 तारीख है ना, 20 तारीख को बिल्डिंग हमारी बढ़ गई है और कैश हमारा कम हो गया है, कितने रुपए से, 1000 रुपये से, ये ट्रांजैक्शन हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी हमें नहीं है। 20 तारीख को, ठीक है, 20 मार्च को क्या होगा, बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट की वजह से हमारा कैश कम हो गया 1000 रुपये का, सिंपल। आई बात समझ में। अगली ट्रांजैक्शन आती है हमारी 20 तारीख के बाद, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 27 तारीख को, पेड सैलरी बाय चेक। अब सैलरी पे की है तो खर्चा है फिर से हमारा, और किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू, यानी पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होगा ना, सिंपल सा है ना। तो अब क्या हो रहा है, बैंक आपका आपकी बार कम हो रहा है, कौन कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है, सैलरी की वजह से। ट्रांजैक्शन किधर होगी, क्रेडिट साइड में, रिकॉर्ड किधर होगी, क्रेडिट साइड में, लेकिन किसकी वजह से, बैंक की वजह, सॉरी सैलरी की वजह से, ठीक है। तो देख लो आप अपनी एंट्री, सैलरी टू बैंक, कितने रुपये, 1500 रुपये, कितनी तारीख को, 27 तारीख को, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है और बैंक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रही है, तो बैंक हमारा कम हो रहा है, क्रेडिट साइड में जाएगा 27 तारीख को, ठीक है भाई। तो 27 तारीख को ले लेते हैं, बाय किसकी वजह से हुआ, बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट, कितना, बैंक कम हो रहा है 1500 रुपये से, डाल दिया आपने यहाँ पर। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों, आई एम श्योर यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 27 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन आती है, पेड कैश इनटू बैंक, पेड कैश इनटू बैंक। अब जरा इसको ध्यान से समझना, अगेन ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने कर रखा है वैसे तो। एक बोला कि कैश आपका आपने बैंक में डाल दिया, अब हुआ क्या, आपकी जेब में जो कैश था वो कैश तो कम हो गया, लेकिन वो कैश कहाँ गया, गुम हो गया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो पैसा आप ही के तो बैंक अकाउंट में चला गया है, ये पैसा कहाँ गया है, आपके बैंक अकाउंट में गया है, तो आपका बैंक बढ़ गया। यानी अब दोनों के दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं फिर से, कौन कौन से, एक आपको कैश इफेक्ट हो रहा है और एक आपका बैंक इफेक्ट हो रहा है। और जब कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। याद है, जब एक ही क्वेश्चन में जब 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो और कैश पे भी इफेक्ट पड़ रहा हो और बैंक पे भी इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वहां पर जो एंट्री बनती है उसका नाम क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो बस अब ध्यान रखो जरा, कितनी तारीख को भाई, 30 तारीख को 5000 रुपये से कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी 30th को, ठीक है। अब क्या होगा, 30th की यहाँ भी आएगी ट्रांजैक्शन और 30th की यहाँ भी आएगी ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या आएगी, कैश आपने बैंक में डाला तो बैंक आपका इंक्रीज हुआ, तो डेबिट साइड में कौन बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा, डेबिट साइड में कौन बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। तो क्या होगा, 2 कितने से, 5000 से, तो बैंक मैंने बढ़ा दिया 5000 रुपये से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है, बैंक किसकी वजह से बढ़ रहा है, किसकी वजह से बैंक बढ़ा, कैश की वजह से। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर बैंक आपका बढ़ जाएगा कैश की वजह से, ठीक है। और इसी डेट पर कॉन्ट्रा एंट्री, सी लिखना मत भूलना। और इसी डेट पर आपका अगर देखा जाए, एक सेकंड रुकना जरा,
ये थोड़ा सा अगर इसी रेट पर देखा जाए 30th को ही, तो बाय बैंक की वजह से आपका कैश कम हो गया है, तो आपका कैश कम हुआ है 5,000 रुपये, ठीक है, लेकिन किसकी वजह से? वो बैंक की वजह से, क्योंकि ये वाला पैसा कहाँ चला गया? बैंक अकाउंट में चला गया। बात समझ में आ रही है? तो इसके आगे भी आप क्या लिखोगे? सी लिखोगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। बात समझ में आई? सिंपल है। तो अगर इसकी जनरल बनाते तो क्या बनती है? जनरल वुड हैव बीन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देख भी लो, बल्कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक आपका बढ़ रहा है तो ये वाला पार्ट डेबिट में गया, और कैश आपका कम हो रहा है, ये वाला पार्ट क्रेडिट में गया, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पर करके दिखा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर कैश सेल्स का क्या मतलब होता है? बच्चे ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार। कैश सेल्स का मतलब होता है कैश में सेल्स की है, यानी आपने सामान बेचा और कैश में बेचा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। कैश सेल्स का मतलब है कैश में सेल्स, आपने सामान बेचा है, कैश में बेचा है, सिंपल सी बात है ये तो। कई बार कंफ्यूजन में ये पूछते हैं बच्चे कि सर कैश सेल्स का मतलब क्या है? जनरल एंट्री में पूछते थे कि सर कैश सेल्स का मतलब बच्चों सिंपल सा ये है कि अपना सामान बेचा गया है और कैश में बेचा गया है, इतना सही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? कैश सेल्स में हमारा 20,000 ना, तो एंट्री क्या होगी? कैश बढ़ेगा और सेल्स आपकी रेवेन्यू वो भी बढ़ेगी, है ना। तो कैश बढ़ेगा तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, ट्रांजैक्शन आपके जनरल एंट्री। अब देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कितनी तारीख को? 30 तारीख को। कितने? 20,000। तो 30 तारीख को कैश आपका बढ़ रहा है, तो टू किसकी वजह से बढ़ रहा है? सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना? 20,000। कितना हो जाएगा आपका? 20,000, जो आपका कैश बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? और फिर लास्ट एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन क्या है? ये है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये मैंने यहीं बता रखा है, देखो स्टार्टिंग में बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहता था। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने जो विड्रॉ किया, ड्राइंग की है, वो खुद के लिए करी है, पर्सनल पर्पज से करी है बच्चों, है ना। तो खुद के लिए करी तो बिजनेस में पैसा आया क्या? नहीं, सिर्फ एक ही काम हुआ, बैंक कम हो गया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कैश निकला बैंक से लेकिन ऑफिस तक नहीं पहुंचा है, उस पर्सन ने अपने लिए निकाला है, तो बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, ऑफिस कंपनी का बैंक बैलेंस तो कम हुआ, लेकिन बदले में कैश बिजनेस में नहीं आ रहा है, क्योंकि पर्सनल पर्पज से है। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। इस केस में कॉन्ट्रा एंट्री मत कर देना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ भी तो कॉन्ट्रा एंट्री हो कि बैंक से पैसा निकला है। बिल्कुल ठीक है, बैंक से पैसा निकला है, लेकिन ऑफिस तक थोड़ी आया है, वो ऑफिस में कैश थोड़ी बढ़ गया। आ रही बात समझ में? तो क्या 200 रुपये 31 तारीख को क्या एंट्री हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो क्या हो जाएगा? 31 को बाय ड्राइंग की वजह से आप अपना बैंक कम कर देना। कितना? 200 रुपये, ठीक है, खत्म। आया समझ में? अब आप एक साथ, आपने एक क्वेश्चन में एक साथ दो अकाउंट बना लिया, आपको पता भी नहीं चला, दो बुक्स एक साथ बनी, कैश बुक भी बन गई और बैंक बुक भी बन गई। आ रही बात समझ में? कैश बुक का मतलब कैश कॉलम भी और कैश बुक का बैंक कॉलम भी। अब आपको सिंपली क्या करना है? अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अकाउंट क्लोज करने का तरीका क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको दोनों साइड का टोटल करना है और बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी? जरा इधर का टोटल देखे, जरा साफ साफ पता चल रहा है इधर का टोटल ज़्यादा है, तो ये 20 और 11 31, 31 और 20 41 और 41,500। इधर का टोटल आ गया 20 और 10 30, 31 31 और 20, 51 आएगा ये, सॉरी 20 और 10 30 31 31 और 20 51 51 500, 51,500 आ जाएगा आपका। समझ में आया? और बैंक से, बैंक का कॉलम अगर देखो तो 25, इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसका भी 25 और 5 कितना? 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों साइड में ये बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए, है ना। तो 51,500 यहाँ भी आएगा और 30,000 यहाँ भी आएगा। अब यहाँ का टोटल करो, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। तो 51,500 में से 18 चले गए आपके, तो 51,500 में से 51,500 में से आपके कितने चले गए? ये चले गए आपके 10 2 12, 12 5 17 1 18, 18,000 चले गए आपके, ठीक है। तो कितना बच रहा है आपका बच्चों? 500 और 11 में से 8 गए 3, ठीक है, और 4 में से गया तो 3, तो 33,500 आएगा आपका। कितना आएगा? 33,500। आई बात समझ में? तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी। कितना? 33,500 कैश का बैलेंस आ गया, थोड़ा साफ कर लेते हैं, 33,500। और दूसरी तरफ इधर का टोटल किया आपने तो कितना आया? 30,000 और 30 में से 10 और 2, ये दोनों 5 और 15, 2,000
12,200 है ना, तो सिंपल सा है 17,800 करके चाहो देखना चाहो तो देख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 आपका ये आ ही रहा है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, आप मत कर लेना भाई। और यहाँ पर 12,200, ये 12,200 मैंने यहाँ से निकाल दिए, तो आप चेक कर लेना, ये आ जाएगा आपका साफ साफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कैश बुक बन के तैयार है। ठीक है, करने और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हम एक ही क्लास में एक ही वीडियो में तो नहीं हो पाएंगे, तो अगली वीडियो में इसका एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि इस बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैं आपको ये इमेज भेज रहा हूँ, मेरी वीडियो के बाद यहाँ पर ये इमेज दिखेगी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, है, ये क्वेश्चन करके देखना एक बार अपने आप, देखना आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। और बाकी आप सबके पास अपनी बुक्स तो हैं, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा, अपनी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई संकट हो तो कमेंट करके लिख दो, उसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा और क्लियर होना भी चाहिए। और बच्चों देखो, बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो एक छोटा सा डिमांड तो हम कर ही सकते हैं। क्या है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बात। दूसरा, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आई एम श्योर ये आपके फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी यूजफुल होंगी, तो प्लीज डू शेयर करो आप। ठीक है, और कमेंट तो भाई साहब करते रहो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहो। देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, आप हमें बताते रहो, हम उसका सॉल्यूशन निकालते रहें। ठीक है, कम्युनिकेशन से काम बनने वाला है, बात समझ में आ रही है? तो आई एम श्योर ये आपको चैप्टर समझ में, ये चैप्टर का ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे जो बेसिक बातें हैं वो सारी हमने डिस्कस कर लिया, और अगली क्लास में अब हम मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के साथ, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे सो दैट क्वेश्चंस भी तो करने हैं। आ रही बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस के लिए नोट्स भी चाहिए ना, भूल ही गए उसके बारे में तो बात करना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये रहे, है ना, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर आप जाके हमें डीएम कर देना नोट्स, NOTES, आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को जैसे क्लिक करोगे तो हमारे गूगल ड्राइव पे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, और उस ड्राइव पर नोट्स भर भर के फ्री में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से समझो, वहाँ से प्रिपेयर करो, एग्जाम में टॉप करो, वेल एंड गुड। आ रही बात समझ में? तो आई एम श्योर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग।